तो आज हम लोग को पढ़ना है ईएसआई के बारे में। और याद रखिएगा पीएफ अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी नीचे आपको पूरा प्रैक्टिकल मिलना है, यानी प्रैक्टिकल करना है एक तरह से। जो पीएफ की कैलकुलेशन है उसको एक बार और पढ़ना है। तो ये मत सोचेगा कि पीएफ खत्म हो गया तब ये हम लोग को और उसमें अभी और एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले ईएसआई, आज की टॉपिक में ईएसआई हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद इसी बुक के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शन, ईएसआई, ठीक, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, ईएसआई। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, इज ए सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम मैनेज्ड बाय एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, जो ईएसआई मान के चलिए ऑपरेट करती है, ठीक है। अब ये जो ईएसआई है ये है क्या, बेसिकली सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ठीक। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया, सोशल सिक्योरिटी का मतलब मान लीजिए कोई एम्प्लॉय अगर कहीं किसी जगह काम कर रहा है, अचानक से उसके साथ कोई घटना घट जाती है, ठीक है, उसका कोई हाथ अपंग हो जाता है या फिर कोई भी दुर्घटना घटती है, तो उस केस पे ये जो ईएसआई है उसकी हेल्प करता है। इसके अलावा उसको हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी इश्यू होता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, बीमार पड़ जाता है, तो वहाँ पे भी ईएसआई की तरफ से उसको हेल्प मिलती है। इट इज कंपल्सरी फॉर एंटिटीज एम्प्लॉइंग 10, 20 फॉर मैन्युफैक्चरिंग, sorry, 20 for Maharashtra and Chandigarh or more person, and is required by all the employees earning gross wages up to 21,000 per month। तो एक छोटी सी लाइन में पूरी डेफिनेशन है कि ऐसी सारी फैक्ट्रियां जहां पे 10 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ महाराष्ट्र और चंडीगढ़ के केस में 20 एम्प्लॉय का क्राइटेरिया रखा गया, बाकी सब जगह 10 एम्प्लॉय का क्राइटेरिया है कि ऐसी सभी फैक्ट्रियां जहां पे 10 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते हैं वहां पे ईएसआई लागू होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है, and is required by all employees earning gross wages up to 21,000 per month। तो ध्यान दीजिएगा ईएसआई किसका कटेगा, तो पीएफ के केस में हमने देखा कि पीएफ सबका कटता है चाहे उसकी सैलरी कुछ भी हो, ठीक है। बस वहां पे एक सीलिंग है 15,000 की, यानी 15,000 से अगर कम है तो जितना भी है उसी का 12% के रूप में पीएफ कटता है। लेकिन अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 15,000 से ज्यादा है, 20,000 है, 25,000 है, 30,000 है, 50,000 है, कुछ भी है, तो वो उसका पीएफ कटेगा, लेकिन वहां पे सीलिंग रहेगी कितनी, 15,000, ठीक। उसी तरीके से ईएसआई में भी एक सीलिंग है 21,000 की। ये जो फिगर है 21,000 ये सीलिंग है, यानी कि सिंपल सा यहाँ पे है कि अगर कोई एम्प्लॉय 21,000 से कम सैलरी पा रहा है, ठीक है, तो उसका ईएसआई कटेगा। और ऐसा एम्प्लॉय जो 21,000 से ज्यादा पाता है, जिसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है, तो उसका ईएसआई नहीं कटेगा, यानी कि उसको ये जो ऊपर बेनिफिट लिखे हुए हैं ये बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे, ठीक। तो यहाँ 21,000 की फिगर आपको ध्यान रखनी है। कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, तो जैसे पीएफ में होता है कि एम्प्लॉय को जब सैलरी मिलती है तो एम्प्लॉय की सैलरी में से पीएफ का पैसा कट जाता है, सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है ईएसआई में कि जब भी एम्प्लॉय को सैलरी मिलेगी तो उसमें से ईएसआई का पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से कट जाएगा। इसके अलावा एम्प्लॉयर भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसके बारे में समझना है, कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा और कितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करेगा। तो नीचे एक छोटा सा चार्ट है और यहाँ पे एकदम सिंपल सा रेट लिखा हुआ है, आपको ये दोनों रेट ध्यान रखने हैं। पहला है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, सॉरी एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन कितना होता है 4.75% ऑफ वेजेस, और एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन कितना 1.75% ऑफ वेजेस। अब यहाँ पे जो वेजेस लिखा है इस वेजेस का मतलब क्या है, इस वेजेस का मतलब है टोटल सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी। जैसे पीएफ के केस पे हमने पढ़ा कि पीएफ किस पैसे पे कटता है, तो चाहे एम्प्लॉय को कोई भी पैसा मिलता हो, ठीक है। एम्प्लॉय को मान लीजिए मिलता है बेसिक सैलरी, फिर डीए मिलता है, फिर एचआरए मिलता है, फिर टीए मिलता है, यानी कई नामों से एम्प्लॉय को पैसा मिलता है, लेकिन पीएफ की कैलकुलेशन में हम सिर्फ बेसिक और डीए को ही कंसीडर करते हैं। सेम इसी तरीके से जब अब ईएसआई की बात आती है तो ईएसआई में हमें ग्रॉस सैलरी को कंसीडर करना होता है। ग्रॉस सैलरी मतलब वो सारे नाम जिन नामों से एम्प्लॉय को पैसा मिलता हो, ठीक है। एम्प्लॉय को बेसिक मिल रहा है तो बेसिक को ऐड करेंगे, उसको डीए मिल रहा है डीए ऐड कर लेंगे, उसको टीए मिलता है टीए ऐड कर लेंगे, एचआरए मिलता है एचआरए ऐड कर लेंगे। यानी जिस भी नाम से एम्प्लॉय को पैसा मिलता है सारे पैसे को हम ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे कि सबको ऐड करने के बाद अगर वो 21,000 से कम पाता है तो उसका ईएसआई काटेंगे, और अगर उसकी सैलरी 21,000 से ज्यादा बन जाती है तो उसका ईएसआई नहीं काटेंगे, ठीक है। और सपोज करिए एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 से कम यानी कि 20,000 रुपए होती है टोटल सैलरी, तो
मान लीजिए उन्हें 20,000 है, तो 20,000 का 1.75% जब हम उसको सैलरी देंगे तो उसमें से 1.75% उसका डिडक्ट कर लेंगे। ठीक। दूसरी बात, एम्प्लॉयर इसमें कितना कंट्रीब्यूशन देगा, तो जो सैलरी है उसकी 20,000, 20,000 का 4.75% एम्प्लॉयर अपनी तरफ से उसमें कंट्रीब्यूशन देगा। तो सेम पीएफ मॉडल पे ये भी काम करता है, ईएसआई भी, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं और ये सारा का सारा बेनिफिट किसको मिलना है, एम्प्लॉय को मिलना है। यानी एम्प्लॉय के साथ अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या उसको हेल्थ रिगार्डिंग कोई भी इश्यू आ जाता है तो उस केस में वो ईएसआई से पैसा क्लेम कर सकता है। ठीक है, ईएसआई के बेनिफिट देख लीजिए, क्या क्या बेनिफिट ईएसआई में आपको मिलने हैं। इसी समय के ठीक है, ईएसआई के बेनिफिट देख लीजिए, क्या क्या बेनिफिट है ईएसआई में। तो सबसे पहला बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट। ठीक है, पीरियोडिकल पेमेंट टू एनी इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज सिकनेस। देखिए, सिकनेस बेनिफिट मतलब सिंपल सा ये है कि काम करने के दौरान, यानी हम मान लीजिए बुखार हो गया, सर्दी जुकाम बुखार, ये छोटी मोटी जो बीमारी है यही आती है किसमें, सिकनेस बेनिफिट में। तो पीरियोडिकल पेमेंट टू एनी इंश्योर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज सिकनेस, अगर वो बीमार है तो उसको पीरियोडिकली कुछ पेमेंट ईएसआई की तरफ से मिलेगी। यूं मिलने का मतलब यूं समझ लीजिए कुछ इस तरह से होता है कि मान लीजिए वो 3 दिन बीमार हो जाता है, सपोज करिए 3 दिन वो अपने ऑफिस नहीं जा पाया, काम करने नहीं जा पाया, तो 3 दिन की उसको सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना कि उसको 100% सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, सैलरी का एक पोर्शन यानी 70%, 80% उसको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट है, पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड वुमेन इन केस ऑफ कंफाइनमेंट और मिसकैरेज और सिकनेस अराइजिंग आउट ऑफ प्रेगनेंसी, कंफाइनमेंट, प्री मेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड और मिसकैरेज। तो ये मैटरनिटी बेनिफिट है, मातृत्व लाभ मिलता है, यानी कि जो भी महिला जो है, मान के चलिए अगर वो प्रेग्नेंट है तो उस केस में उसको छुट्टी मिलेगी और छुट्टी के साथ साथ उसको कैश बेनिफिट भी मिलेगा। जो भी वो सैलरी पा रही थी, ठीक है, उस सैलरी का 90% के रूप में उसको कैश बेनिफिट मिलेगा, जब तक मतलब 3-4 महीने की छुट्टी रहेगी और उसमें उसको कैश बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा डिसेबलमेंट बेनिफिट है, पीरियोडिकल पेमेंट टू एन इंश्योर्ड पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबलमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। यानी काम करने के दौरान, सपोज कोई एम्प्लॉय है और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और काम करने के दौरान अगर उससे कोई इंजरी हो जाती है और उस इंजरी में सपोज करिए उसका कोई अंग जो है वो डिसेबल हो जाता है, सपोज वो राइट हैंड से काम करता है और उसका राइट हैंड ही मान के चलिए कट जाता है, तो उस केस में ये डिसेबलमेंट बेनिफिट मिलता है, जो कि मान के चलिए 90% तक मिलता है और डिपेंड करता है कि डॉक्टर ने उसको जो सर्टिफिकेट लगा के दिया हो डिसेबलमेंट का, ठीक, उसके हिसाब से फिर उसको पैसा मिलता है ईएसआई की तरफ से, वो भी जीवन भर मिलता है। इसके अलावा डिपेंडेंट बेनिफिट है, पीरियोडिकल पेमेंट टू सच डिपेंडेंट एज ऑन इंश्योर्ड पर्सन हु डाइज एज अ रिजल्ट ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी। तो यहाँ पे भी जो पॉइंट है वो सिंपल सा ये है कि कोई एम्प्लॉय है, अगर मान लीजिए कहीं जॉब कर रहा था और जॉब करने के दौरान यानी कि एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी किसी फैक्ट्री में वो काम कर रहा है और वहाँ पे कोई इंजरी के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो परिवार वाले हैं उनको बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट है, मेडिकल ट्रीटमेंट इज फॉर अटेंडेंस एंड इंश्योर्ड पर्सन। तो मेडिकल बेनिफिट है, यानी कि अगर लंबी बीमारी है, ठीक, मान लीजिए कैंसर टाइप की बीमारी है, कुछ इस तरह की लंबी बीमारियां हैं, तो उसका फुल मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ईएसआई की तरफ से किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल, फनरल एक्सपेंसेस पेमेंट टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर of the family of an insured person who has died towards the expenditure on the funeral of the deceased insured person up to 10,000। यानी जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार के लिए लगभग 10,000 रुपए तक ईएसआई से क्लेम किया जा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट आपने देखे कि ईएसआई में क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो हमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है परसेंटेज, कि एम्प्लॉय का कितना कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉयर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो आपको ये दोनों परसेंटेज दिमाग में रख लेने हैं, एम्प्लॉय का कितना कटता है सैलरी में से 1.75%, एम्प्लॉयर का कितना 4.75%। ठीक है, नीचे आते हैं और एक छोटा सा आई थिंक क्वेश्चन होगा, देख लेते हैं इसको। ओके,
ESI पेमेंट आर टू बी मेड ऑनलाइन बाय 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो जैसे पीएफ की पेमेंट होती है हर महीने 15 तारीख तक पेमेंट हो जानी चाहिए पीएफ की, सेम उसी तरीके से ईएसआई का भी है, हर महीने की 15 तारीख तक इस ईएसआई की पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है। ग्रॉस सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹20,000। तो यहाँ पे ये शब्द जो है ग्रॉस सैलरी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या कि एम्प्लॉय को किसी भी नाम से कोई भी पैसा मिलता हो, चाहे बेसिक मिलता हो, डीए मिलता हो, टीए मिलता हो, एचआरए मिलता हो, जो भी नाम से एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, आप सारे पैसे को ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे सपोज किसी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी है 20,000 रुपए। ठीक है, तो अब हमें ये समझना है कि एम्प्लॉय 20,000 में से एम्प्लॉय का कितना पैसा कटेगा ईएसआई के तौर पे, और एम्प्लॉयर उसमें कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो परसेंटेज आपको क्लियर है कि एम्प्लॉय को जब सैलरी दी जाएगी तो सैलरी में से 1.75% ईएसआई के तौर पे काट लिया जाएगा। ठीक है, तो पहला देखिए, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई कितना कटेगा। तो सैलरी जो उसकी ग्रॉस सैलरी है वो है 20,000 रुपए। तो 20,000 का 1.75% जो कि होता है कितना, 350 रुपया। एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई कितना है, 20,000, और 20,000 का इंटू 4.75% जो कि कितना हो गया, 950 रुपया। ठीक है, अब इसकी जनरल एंट्री समझ लीजिए कि जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि हमें जनरल एंट्री सीख लेनी है इन सबकी। तो जाहिर सी बात है, ये जो ईएसआई है ये भी कब कटता है, एट द टाइम ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी देने के समय पे ये ईएसआई भी कटता है जैसे पीएफ कटता है। तो इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कुछ इसी तरीके से करना है कि आप जिस दिन एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे होंगे उस दिन अपनी बुक में आप एक जनरल एंट्री लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट। अब एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए है, तो डेबिट करेंगे सैलरी कितने से, 20,000 रुपए से। ठीक, इसके बाद एम्प्लॉय, ओके, आज नेटवर्क लग रहा है फिर गड़बड़ है। मेरी आवाज आ रही है ना आप तक, हेलो। चलिए नहीं आएगी तो बोलिएगा। यस सर। हाँ हाँ, तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसे कल हमने पीएफ की जनरल एंट्री देखी थी, सेम इसी तरीके से आपकी ईएसआई की भी जनरल एंट्री बनेगी। ठीक, फिर से इंटरनेट इशू, चलिए ठीक हो गया सही। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे 20,000 रुपए से, और एम्प्लॉय की सैलरी देते समय उसमें से 1.75% ईएसआई के तौर पे हम डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे टू एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, जो कि कितना है, 350 रुपए। यहाँ पे कैलकुलेशन आपको ऊपर दिख रही है, 350 रुपए हमने ईएसआई काट लिया। ठीक, अब बाकी की सैलरी उसको उसके हाथ में दे देंगे। तो 20,000 और उसमें से माइनस कर दीजिए 350 रुपए, तो कितना बचा, 19,650। तो इसको किस खाते में डालेंगे, टू सैलरी पेबल अकाउंट। यानी नॉर्मल सैलरी की एंट्री हम क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल, या सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये जनरल एंट्री करते हैं। अब चूंकि यहाँ पे सैलरी के ऊपर हमें क्या काट लेना है, पीएफ का ईएसआई काट लेना है। ठीक है, और ईएसआई का रेट हमें पता है 1.75% एम्प्लॉय की सैलरी में से हमें से काटना है। तो यहाँ पे ये जनरल एंट्री आपको बना देनी है। फिर एक दूसरी जनरल एंट्री है जब आप ईएसआई का पैसा गवर्नमेंट को जमा करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि ईएसआई में एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से डिडक्ट कर लिया जाता है पैसा, और दूसरा आपको ये भी पता है कि एम्प्लॉयर उसमें अपना खुद का कंट्रीब्यूशन भी करता है। कितने रेट से, 4.75% से। ठीक है, तो यहाँ पे एक जनरल एंट्री और बनेगी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई अकाउंट, जो कि 350 रुपये हमने एम्प्लॉय की सैलरी में से काटा था। तो ये 350 रुपये हमें गवर्नमेंट को जमा करना होगा, प्लस इसमें एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा। तो दूसरा लेजर क्या लेंगे, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई। ठीक है, 950 कैसे आया है, तो 950 यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20,000 का 4.75%, यानी एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 4.75%, जो कि हो गया कितना, 950 रुपया। तो यहाँ जनरल एंट्री बन जाएगी, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई और टू बैंक, यानी टोटल ईएसआई के तौर पे आप कितना जमा कर रहे हैं, 1,300 रुपया। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा एक ही दो ही खाते हैं, एक मान के चलिए एम्प्लॉयज का और दूसरा एम्प्लॉयर का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग प्रोफेशनल टैक्स की। ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स, इट इज ए टैक्स ऑन ऑल काइंड ऑफ प्रोफेशन। पहली बात तो यहाँ पे पहली लाइन समझ लीजिए कि जितने भी प्रोफेशंस होते हैं, ठीक है, उन सब के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स चार्ज होता है। ठीक, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है, प्रोफेशंस पे लगता है, ट्रेड पे लगता है, और किसी भी तरह के एम्प्लॉयमेंट पे, एंड डेबिट बेस्ड ऑन द इनकम ऑफ सच प्रोफेशन, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी डिपेंड करता है उनकी
इनकम के ऊपर, कितनी इनकम वो पा रहे हैं, ठीक है। इट इज लेविड ऑन एम्प्लॉयज पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इंक्लूडिंग freelancer, professionals, etc., subject to income exceeding the monetary threshold, if any, it is levied by state government. दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि ये प्रोफेशनल टैक्स चार्ज कौन करता है, तो ये प्रोफेशनल टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है, ठीक है। नीचे आपको देख सकते हैं कि अलग अलग स्टेट के जो चार्ट है वो आपको दिए गए हैं। जैसे ये सबसे पहला है आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो जिसकी सैलरी भी मान के चलिए मंथली सैलरी अगर कितनी हो अप टू 15,000 तक होगी, ठीक, तो उसका प्रोफेशनल टैक्स के नाम पे कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब जिनकी सैलरी 15,001 रुपए से लेके कहाँ तक होगी, 20,000 रुपए तक होगी, प्रोफेशनल टैक्स के रूप में उनको कितना टैक्स देना है, 150 रुपया। उसी तरीके से जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर होती है उनको 250 रुपया प्रोफेशनल टैक्स के रूप में देना होगा। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोफेशनल टैक्स का चार्ट, जहाँ पे ये वेस्ट बंगाल का है सबसे नीचे। नेक्स्ट चीज जो है वो है इसकी जनरल एंट्री। तो जैसे कि पीएफ की जनरल एंट्री आपने देखी, इसके बाद आपने ईएसआई की जनरल एंट्री देखी, तो सेम इसी तरीके से पीएफ प्रोफेशनल टैक्स की भी जनरल एंट्री है। जब क्योंकि ये भी प्रोफेशनल टैक्स भी है, किस पे कटता है, सैलरी के ऊपर कटता है, यानी कि जब हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं तो उसमें से प्रोफेशनल टैक्स के रूप में एम्प्लॉयर जो है उसकी सैलरी में से पैसा काट लेता है, ठीक है। तो देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना है इसका, सैलरी अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय की जो भी सैलरी है उतने पैसे से डेबिट कर दीजिए, और जितना प्रोफेशनल टैक्स आपको चार्ज करना है डिपेंड करेगा सैलरी पे। सपोज करिए कि आप वेस्ट बंगाल में मान लीजिए जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो सैलरी स्लैब है ये दिया हुआ है कि जिसकी सैलरी 10,000 तक होगी तो प्रोफेशनल टैक्स के रूप में उनका कोई भी पैसा चार्ज नहीं होगा, यानी नील लगेगा। अब जिनकी सैलरी 10,001 रुपए से कहाँ तक होगी, 15,000 तक, तो प्रोफेशनल टैक्स कितना लगेगा, 110 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे उसी हिसाब से प्रोफेशनल टैक्स आपका कट जाएगा और टू सैलरी पेबल। और जिस दिन प्रोफेशनल टैक्स जमा करेंगे उस दिन क्या एंट्री डालेंगे, प्रोफेशनल टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी जिस दिन आप प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट करेंगे उस दिन ये सिंपल जनरल एंट्री आपको डाल देनी है। तो हमने तीन चीज देखी, पीएफ देखा, ईएसआई देखा और फिर प्रोफेशनल टैक्स देखा। अब नीचे आप आते हैं तो एक नाम और, टीडीएस। अब टीडीएस तो आप लोग टैली में पढ़े ही हैं, ठीक है। It is the taxable salary of an employee exceed the maximum amount not chargeable to tax, that at the time of payment of salary, TDS is to be deducted at the rate applicable to such employee for the financial year. If the employee does not have PAN, tax is deductible either at the normal rate or 20%, whichever is higher. तो टीडीएस के बारे में जैसे टैली में आपने जो पढ़ा था तो सैलरी के ऊपर टीडीएस नहीं पढ़ा था, आपने जो टीडीएस पढ़ा था वो अदर देन सैलरी के केस में पढ़ा था, जैसे रेंट के ऊपर, एडवर्टीजमेंट के ऊपर, कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो सैलरी के ऊपर भी टीडीएस लागू होता है, यानी कि एम्प्लॉय को जब सैलरी दी जाती है तो उसके ऊपर क्या किया जाता है, टीडीएस काटा जाता है, ठीक है। और टीडीएस के केस में एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जिस भी एम्प्लॉय का टीडीएस कट रहा है उसने अगर अपना पैन नंबर नहीं बताया तो 20% से सीधे टीडीएस कटता है, यानी कि हायर रेट से टीडीएस कटता है, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लीजिए, जनरल एंट्री मतलब टीडीएस के केस में क्या जनरल एंट्री बनती है। तो जब आप एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, यानी कि आप मान लीजिए अकाउंटेंट हैं और एम्प्लॉय को सैलरी मान लीजिए आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको अपनी जनरल एंट्री बुक में लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू टीडीएस अंडर सेक्शन 192 अकाउंट। तो ये जो सैलरी है वो किस अकाउंट के अंतर्गत आता है, 192। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट का केस था वो 194C के अंतर्गत आता था, है ना। रेंट का केस था 194I के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से जो सैलरी है वो अंडर सेक्शन 192 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो सैलरी अकाउंट डेबिट करेंगे और टू टीडीएस, जितना कि आपको उसका टीडीएस काटना है वो टीडीएस आप यहाँ पे काटेंगे, और टू सैलरी पेबल। और जिस दिन टीडीएस का पैसा आप गवर्नमेंट को जमा करेंगे उस दिन क्या जनरल एंट्री दिखाएंगे, टीडीएस अकाउंट डेबिट और टू बैंक। तो टैली में आपने ये दोनों एंट्री की हुई है, ठीक। यू कैन डिडक्ट, थोड़ी सी थ्योरी देख लीजिए, you can deduct the entire amount of TDS in the month of March or can distribute in several month। अब TDS के केस में ध्यान दीजिएगा कि आप चाहें तो पूरे साल का TDS एक बार भी काट सकते हैं, यानी कि आप मान लीजिए एम्प्लॉयर हैं और आप अपने एम्प्लॉय का सैलरी देते समय TDS काटते हैं, तो आप चाहें तो जो TDS है वो क्वार्टरली काट सकते हैं, हाफ ईयरली काट सकते हैं या फिर मंथली काट सकते हैं, ठीक है।
It depends on the amount of TDS, amount of salary of the employee and also on the existing policy of the organization. तो तीन बातें हैं कि मान लीजिए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी पॉलिसी क्या है कि आप टीडीएस किस तरीके से काटते हैं। हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में क्वार्टरली टीडीएस कटता हो, ठीक है, और डिपेंड करेगा इस पे भी कि एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की सैलरी कम है और आप मान लीजिए उसका जो टीडीएस काटना है, मान लीजिए 100 रुपया 150 रुपया कुछ इस तरीके का टीडीएस है, तो आप हर महीने टीडीएस काट के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि टीडीएस अगर आप काट रहे हैं तो गवर्नमेंट को जमा भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब 100 रुपए के लिए आप चालान भरेंगे तो समय की भी बर्बादी है। तो उस केस में आप क्या करते हैं कि 3 महीने में एक बार गवर्नमेंट को चालान जमा कर देते हैं, ठीक है। तो अमाउंट पे भी डिपेंड करता है कि आप टीडीएस किस तरीके से काट रहे हैं सैलरी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, इफ द मंथली सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय इज ₹50,000, सपोज करिए एक एम्प्लॉय है हमारा और उसकी मंथली सैलरी जो है वो है 50,000 रुपए, ठीक, एंड द टोटल अमाउंट ऑफ टीडीएस इज ₹500। अब इस 50,000 रुपए पे सपोज करिए कि उसका जो टीडीएस कटना है वो कितना कटना है, सपोज 500 रुपए। यू कैन डिडक्ट द एंटायर अमाउंट ऑफ टीडीएस इन द मंथ ऑफ मार्च। आप चाहें तो 50,000 में 500 रुपया मार्च महीने में टीडीएस काट सकते हैं। हाउएवर, if the monthly salary of the employee is ₹40,000 per month and the total amount of TDS is ₹2,000, it can be deducted in 3 installment, 500, 500, 1,000। यानी कि ये अपने ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अब 100 रुपए आप टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा करेंगे तो ना आपको अच्छा लगेगा ना गवर्नमेंट को अच्छा लगेगा, बल्कि आपको एक चालान भरना है उसका बकायदा, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन वाला काम है वो तो आपको पूरा का पूरा करना पड़ेगा, चाहे आप गवर्नमेंट को 1 रुपया जमा कर रहे हो चाहे 1,000 रुपया जमा कर रहे हो। तो इससे अच्छा ये रहता है कि आपका जब थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो जाता है तब एक साथ आप चालान भर के गवर्नमेंट को सबमिट कर देते हैं। तो टीडीएस के केस में भी सिंपल है। मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं तो अच्छा ये रहेगा कि आप मंथली जमा करें। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 2 या 3 ही लोग काम कर रहे हैं तो 2-3 लोगों का टीडीएस का पैसा कितना बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप चाहें तो क्वार्टरली भी टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कर सकते हैं, यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी में से 3 महीने में एक बार आप उसमें से टीडीएस काट लीजिए और टीडीएस काट के फिर गवर्नमेंट को जमा कर दीजिए। लेकिन एम्प्लॉय की संख्या अगर ज़्यादा है, मान लीजिए 20-25 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और सभी टीडीएस की रेंज में आते हैं, सभी का टीडीएस कटना है, तो उस केस में एक मोटा पैसा हो जाएगा जो कि गवर्नमेंट को आपको पेबल होगा। तो उस केस में आप क्या करिए, हर महीने टीडीएस काट के और गवर्नमेंट को जमा करिए, ठीक है। ड्यूटी ऑफ एन अकाउंटेंट। अच्छा, अकाउंटेंट की क्या क्या ड्यूटी है टीडीएस के रिगार्डिंग, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, send staff declaration form to the employee requiring them to state their proposed investment during the year। तो देखिए, एज एन अकाउंटेंट आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी क्या ड्यूटी है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं अपने कंपनी के लिए। तो सबसे पहला काम, आपको स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म अपने सारे एम्प्लॉय को, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जिनको भी आप सैलरी देते हैं, उनको ये स्टाफ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे। और स्टाफ क्या करेगा, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो क्या भरेंगे इसमें, तो आने वाले साल में उनकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ होने वाली है। क्योंकि आपको पता है जैसे डायरेक्ट टैक्स आपका चल ही रहा है, गुप्ता सर की क्लास, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा कि जो भी आपको सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी होती है उसमें से मान लीजिए आपको कुछ डिडक्शंस मिलती हैं, ठीक है। और वो डिडक्शन किसके ऊपर मिलती है, जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसके ऊपर आपको इनकम में छूट मिलती है टैक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म भर के आप ये जानते हैं, मतलब अपने एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉय अपना डिक्लेरेशन भरेगा कि मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ यहाँ एलआईसी में होना है या बैंक में मेरा एफडी है, वो सारा डिक्लेरेशन वो इस फॉर्म में भरेगा, ठीक है। If an employee is claiming that he has paid rent during the year for availing exemption, ensure that he submits a written statement mentioning therein rent paid, name of landlord, address of the property, rent receipt, and PAN of the landlord. PAN is mandatory if rent paid is more than 1 lakh per annum. However, of HRA ₹3,000 per month or less, rent receipt is not required। दूसरा पॉइंट आपका जो है वो सिंपल सा ये है कि मान लीजिए कि आप इनकम टैक्स में से रेंट के केस में एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये सारे डॉक्यूमेंट भरना पड़ेंगे, ठीक है। लैंडलॉर्ड का नाम, उसका एड्रेस, उसकी प्रॉपर्टी का नाम, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको अपने एम्प्लॉय से ले लेनी है, ठीक है।
इसके अलावा डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टीडीएस बाय 7th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, तो ये आपने टैली में पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि टीडीएस का पैसा जो है अगर आप किसी महीने किसी का टीडीएस काट लेते हैं तो उसको नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को सबमिट करना होता है। Ensure to collect all the document for calculating deduction under Chapter 6A by 31st March of the current financial year। इसके अलावा जो भी आपके टीडीएस काटने के जो भी कैलकुलेशन की जरूरत है वो आप अपना हिसाब से उसको कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा आपको रिटर्न वगैरह फाइल करना है, फाइल क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न फॉर्म 24Q बाई 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, जनवरी, 31 मई। तो ये क्वार्टरली जाता है, टीडीएस का जो रिटर्न है वो क्वार्टरली जाता है और टीडीएस की जो पेमेंट है वो मंथली जाती है, ठीक है। इसके अलावा आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करना होता है, यानी जिसका भी आपने टीडीएस काट लिया, चाहे सैलरी के केस में टीडीएस काटा हो, चाहे एडवर्टीजमेंट के केस में, चाहे रेंट के केस में, तो जिसका भी आपने टीडीएस काटा है उसको आपको क्या देना होता है, टीडीएस सर्टिफिकेट, ठीक है। टीडीएस सर्टिफिकेट में 2 सर्टिफिकेट होते हैं, एक फॉर्म 16 होता है और एक फॉर्म 16A होता है। फॉर्म 16 जो होता है वो सैलरी के केस में होता है। अगर आपने किसी का सैलरी के केस में टीडीएस काटा है तो उसको आपको क्या इशू करना होगा, फॉर्म 16। कहाँ से डाउनलोड होता है, तो डाउनलोड फ्रॉम ट्रेसेस वेबसाइट बाई 31 मई ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा सैलरी के केस में प्रिपेयर द पे स्लिप फॉर ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। तो किसी भी कंपनी में ध्यान दीजिएगा कि जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको जो सैलरी मिलती है तो वो तो सीधे अकाउंट में आती है और उनको एक पे स्लिप मिल जाता है जिसपे उसकी सैलरी की पूरी डिटेल मेंशन रहती है कि उनको बेसिक सैलरी कितनी मिली, डीए कितना मिला, जो कि मैंने पेरोल में आपको बताया था, पे स्लिप मान के चलिए उसकी रिपोर्ट जनरेट होती है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे अकाउंटेंट की ड्यूटी में ये सारी चीजें आती हैं कि किस तरीके से उसको टीडीएस के केस में सैलरी के ऊपर अगर टीडीएस काटना है तो किन किन बातों का उसको ख्याल रखना है, यानी कि समय से उनको अपने स्टाफ से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवा लेना है, ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट की पूरी डिटेल ले लेनी है कि कहाँ कहाँ उनका इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसके अलावा रेंट वगैरह के केस में अगर उनको कोई डिडक्शन चाहिए तो उसकी पूरी जो डिक्लेरेशन है वो आपको फिल करवा लेनी है। टीडीएस का पैसा आपको हर महीने की 7 तारीख तक जमा कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको रिटर्न वगैरह भी प्रॉपरली क्वार्टरली हमेशा भरते रहना चाहिए। इसके अलावा जिसका भी आपने टीडीएस काटा है, चाहे वो सैलरी के ऊपर काटा है, चाहे नॉन सैलरी या अदर देन सैलरी के ऊपर टीडीएस काटा है, तो आपको उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। एंड लास्ट में जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको हमेशा आपको पे इन स्लिप देना चाहिए, ठीक। तो ये एक अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। आज बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और कल ये वाला जो छोटा सा प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है ये जनरल एंट्री, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल बेसिकली आपको दिए हुए हैं, इसको आज बुक तो मैंने आपको भेज दी है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो बुक में जो ये फिगर आई है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है, क्योंकि आपने ध्यान दीजिए पीएफ पढ़ लिया, पीएफ की कैलकुलेशन आपने पढ़ ली, तो अपने से मैनुअली कैलकुलेट करके देखिएगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए आकाश गणपत है, इनको मान लीजिए बेसिक सैलरी 5,000 मिल रही है, डीए 2,000 मिल रहा है, एचआरए 1,500 मिल रहा है और इसकी ग्रॉस सैलरी 8500 है, तो पीएफ इनका 840 कटा है, तो किस वैल्यू पे कैलकुलेट हुआ है, 840 कैसे आया, ठीक है। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, तो आप लोग आज इसको जरूर चेक करिएगा, अपने आप से इसको निकालने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पीएफ भी निकालने की कोशिश करिएगा, ईएसआई भी निकालने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो प्रोफेशनल टैक्स है तो आई थिंक ये वेस्ट बंगाल का है, ठीक है क्वेश्चन। तो आप जो प्रोफेशनल टैक्स के इसमें वेस्ट बंगाल का चार्ट देख सकते हैं, नेट पे भी आपको मिल जाएगा और आपकी बुक में भी दिया हुआ है ऊपर वेस्ट बंगाल का। तो वहां से ये जो पी टैक्स का जो स्लैब है उसके हिसाब से, सैलरी के हिसाब से ये इनका प्रोफेशनल टैक्स लगा है, तो मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं है। इसके अलावा ये टीडीएस भी कटा है इनका और ये नेट सैलरी है, ठीक। तो ये एक बार टेबल आप जरूर कंसिडर करिए, बाकी हम लोग कल इसी टेबल के बारे में पढ़ेंगे।